व्युत्क्रमानुपाती है। और पिछले बैच में नहीं खिलाए नहीं। जाओ भाई बोल दो नीचे लड्डू ले आओ, ठीक है ना। हाँ हाँ हाँ, सारे बैचेस के लिए लड्डू ले आइएगा। जाइए आज ही खिला दीजिए, ठीक है ना। ठीक है, हाँ हाँ लाइव कर दीजिए। चुप रहो बदमाशी नहीं। बदमाशी नहीं, चलो हम आज मजा ले लिया सर। हालांकि हो गया ना, ठीक है, ओके ठीक है। क्लास के बाद मिलना, तुम्हें जो चाहिए वही बनवा देंगे। देखे फिलहाल यहाँ देखो, आज को ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है क्या? देखो हाँ हाँ, आज ऐसे काहे कर रहे हैं? नजर नजर लग गया आपको का? नजर उतारना पड़ेगा इनका। देखो तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप समझिए इसे, फिर बताता हूं मैं आपको, ठीक है ना। अरे मैंने कह दिया, आप मैं जब बोल दिया तो हो गया, समझो, है ना। बउआ बउआ कौन कर रहा है? बउआ रेडियो मिर्ची वाला। अच्छा ठीक है, यहाँ देखो ध्यान से प्लीज। आप लोग समझदार हैं, अधिकारी बनने वाले हैं, तो बिल्कुल समझदार तो होंगे, इसमें कोई निसंदेह है बात, है ना। देखिए कहा कि ए बी का, देखिए यहाँ से एक नया टाइप शुरू होता है प्रोपोर्शनल का, ठीक है ना। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा तो नहीं, आज बहुत सिंपल से बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो इतना इजी क्वेश्चन है, तो मेरे हिसाब से कल ये खत्म हो जाएगा सारा, ठीक है ना। बहुत इजी है, तो सब तैयार हैं? देखिए एक हिंदी में बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब उल्टा, व्युत्क्रम उल्टा होता है। इंग्लिश में बोलते हैं इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्स मतलब उल्टा, ठीक है ना। और एक होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली इसमें नहीं है, आगे आएगा डायरेक्टली वाला। डायरेक्टली सीधा सीधा, है ना, ठीक है ना। तो इसने कहा कि ए, पहले डिटेल समझिएगा तभी शॉर्टकट समझ में आएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम लोग डिटेल समझते हैं। क्या बोला कि ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, मतलब ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए बी के वर्गमूल के, ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ए बी के वर्गमूल के, ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है, ठीक है भाई साहब, लिख दिया, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हम लोग बचपन में ऐसा बहुत पढ़े होंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल बहुत पढ़े होंगे, ठीक है ना। इसमें दो चार लोग हैं जो आज पढ़ना नहीं चाहते, उनको प्लीज बाहर बैठा दीजिए ना। यहाँ देखिए पढ़ाते जी में, पढ़ने समय कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए हमने कहा कि ए जो है बी के इनवर्सली, तो इनवर्सली में समझ गया ना कि उल्टा, नीचे लिख देंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल। और बचपन में हम लोग ऐसे प्रोपोर्शनल का साइन लगाते थे ना, समानुपाती का साइन, है ना, व्युत्क्रमानुपाती, है ना, दोनों, हाँ, समानुपाती कहें या व्युत्क्रमानुपाती कहें, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहें, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, दोनों के लिए यही साइन लगाते हैं। डायरेक्टली में सीधा लिख देते हैं और इनवर्सली में नीचे लिख देते हैं ना। समानुपाती मतलब ऊपर लिखेंगे। दिखा था कि यही क्वेश्चन कहता कि ए बी के वर्गमूल का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली मतलब सीधे लिख देते हैं, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहा इसलिए इसे उल्टा लिख देते हैं। समझ में आ गया ना, ये प्रोपोर्शनल का साइन हो गया, ठीक है ना। डायरेक्टली मतलब सीधा और इनवर्सली मतलब ऐसे, है ना। तो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और
ए जो है बी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है ना। तो ये प्रोपोर्शनल का सिंबल होता है, ऐसे करके ऐसे बनाया होता है, डायरेक्टली मतलब सीधा, इन्वर्सली मतलब उल्टा लिख देंगे, ठीक है ना। ओके, तो पहले आपको डिटेल समझाते हैं, फिर आपको सिखाएंगे कैसे जल्दी जल्दी हम लोग बनाते हैं। प्लीज यहां देखिएगा। तो प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए हम लोग बचपन से पढ़ते आए हैं कि एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो ऐसे करके यहाँ इसको हटाएंगे तो एक के लगाते थे। सबका अपना अपना कांस्टेंट होता था। जैसे कुलम्स लॉ पढ़ते थे कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रिपल्सन में टू चार्जेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट द चार्ज एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम, है ना। ऐसा पढ़ते होंगे। उसके बाद जो है आप ग्रेविटेशन का फार्मूला जी निकाल, अरे पगला ग्रेविटेशनल फोर्स निकालते थे, है ना। तो बहुत तरह के, वहां से नहीं भाई साहब, या आप अपने साथ दिक्कत कर रहे हैं। देखिए ध्यान से फटाफट, पढ़ने समय कोई कंप्रोमाइज नहीं। देखिए, तो प्रोपोर्शनल का साइन अलग अलग था, सबका कांस्टेंट अलग था, लेकिन मैक्सिमम जगह के ही लिखते। क्या लिखते थे? के लिखते थे, ठीक है ना। तो ये साइन हटाने के लिए हम लोग के सिंबल का प्रयोग करेंगे, और यहाँ 1/√b लिख दिया। कोई दिक्कत तकलीफ तो नहीं, समझ में आया ना। ओके, अब उसके बाद जो है, अब क्या क्या बोला उसको पढ़िए। a का मान क्या है? तो a का मान 3 लिख दीजिए। और b का मान क्या बोला? तो b का मान 4 है। इसने कहा कि यदि a का वैल्यू 3 होता है, a का वैल्यू क्या होता है? 3 होता है, तो ऐसे केसेस में b का वैल्यू 4 आ जाता है। जब a 3 लिखाता है तो b कितना आता है? 4 आ जाता है, ठीक। तो ऐसे केसेस में हमने क्या किया, √4 का वैल्यू कितना आ गया? तो यहाँ 3 दूनी 6, तो k बराबर कितना आ गया? 6 हो गया। k बराबर कितना हो गया? 6 हो गया। 3 दूनी 6 हो गया, ठीक। तो k का वैल्यू निकल गया। k का वैल्यू कितना है? 6 आ गया। अब इसने फिर कहा कि भैया ठीक है, जब a 3 था तो b 4 था, लेकिन जब a का वैल्यू 12 होगा तो b का वैल्यू क्या होगा, ठीक है ना। यदि a का वैल्यू इतना होगा तो b का मान बताइए, b का वैल्यू क्या होगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा सबको? तो अब हम फिर से आएंगे उसी जगह, a बराबर k इंटू 1/√b, यही होता है फार्मूला, a बराबर इतना। तो a का वैल्यू कहाँ गया भैया? a का वैल्यू क्या बोला उसने? 12। और k का मतलब कांस्टेंट, मतलब ये चेंज कभी, a मतलब कांस्टेंट, एक k मतलब क्या माने है? कांस्टेंट। k क्या माने भाई साहब? कांस्टेंट माने। कांस्टेंट मतलब जो कभी बदलता नहीं है। मतलब k का वैल्यू जो पहला केस में था वही k का वैल्यू दूसरे केस में भी होगा। समझ में आ रहा सबको ना? k का वैल्यू जो पहला केस में है वही k का वैल्यू सेकंड केस में भी, ठीक है ना। 1 मिनट, तो हमने पहला केस से k का, क्योंकि वहां a और b दोनों दिया था, हमने क्या किया कि k का वैल्यू निकाल लिया। k का वैल्यू कितना आ गया? 6 आ गया। तो हम फिर यहां पर k का वैल्यू हम 6 लिखेंगे। समझ में आ गया सबको? अब यहां हो गया √b, क्योंकि अब b का वैल्यू नहीं दिया है। k तो कांस्टेंट था, जो पहला केस में जितना होगा उतना ही दूसरे केस में होगा, क्योंकि k इज द कांस्टेंट। समझ में आ गया ना? अब काटिए, 6 दूनी। अब हम या तो इसको पलट दें या उसको उधर ले जाएं, बात बराबर है। इसको उधर ले जाएंगे तो √b क्या हो जाएगा? इधर डिवाइड है ना, उधर के मल्टीप्लाई करें, √b हो जाएगा। और ये डिवाइड करें तो 1/2 हो जाएगा। ये 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? समझ में आ रहा सबको ना? तो √b बराबर 1/2। √b बराबर स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1/, तो b का वैल्यू 1/4 आ गया। समझ में आ गया ना? तो ये था बहुत डिटेल, जिसमें हमें a का b का वैल्यू दिया तो k का वैल्यू निकाल लिया, फिर a का दिया और k वहां से निकाल चुके हैं तो k का वैल्यू यहां पुट कर लिया, और इसके माध्यम से फिर b का वैल्यू निकाल लिया, ठीक है ना। तो ये डिटेल सबको समझ में आया? पक्का आ गया? ओके, तो b का वैल्यू हम लोग ऐसे करके निकाल दिए। लेकिन हमें जल्दी में बनाना होगा, क्योंकि हम बहुत पढ़े थे पहले बचपन में ऐसा फार्मूले वगैरह कांस्टेंट वाला, है ना।
तो जल्दी में कैसे बनाते थे आप लोग, आइए दिखाता हूं प्लीज। यहां देखिए, आपको क्वेश्चन क्या बोला कि ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ बी। ए बी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ओके, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं, बढ़ाने की जरूरत नहीं है लेकिन फिर बढ़ा देता हूं। देखो, एक स्टेप बढ़ा देते हैं कि यहां पर एक कांस्टेंट लिख दिया के। ओके बच्चों, के लिख दिया, ठीक है ना। तो ये जाके यहां गुना हो जाएगा, मतलब a गुना रूट बी बराबर क्या हो गया, के आएगा, ठीक है ना। अभी भी डिटेल ही कर रहा हूं मैं, ध्यान सुनो। तो मान लो फर्स्ट केस का ए बी है के, A1 B1 मान लिया, मतलब फर्स्ट केसेस वाला, और A2 B2 मान लिया सेकेंड केसेस वाला। आप समझ पा रहे हैं ना, फर्स्ट केस का क्या मान लिया 1 1 करके, और सेकेंड केस का क्या मान लिया बच्चों 2 2 करके मान लिया। सबको समझ में आया। फर्स्ट केस वाला में हम 1 1 करके मान लिया, और सेकेंड केसेस में क्या मान लिया 2 2 करके मान लिया। कोई दिक्कत तकलीफ नो, आ रहा समझ में ना, ठीक है ना। अब देखिए बच्चा लोग, इसमें क्या हुआ कि के पहला केस में भी आ रहा है और के का वैल्यू दूसरा केस में भी आ रहा है, तो आपको दिखाई दिया ये दोनों बराबर ही होगा, होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं द फर्स्ट केसेस वाला जो है वो किसके बराबर होगा, दूसरे केसेस वाला होगा, हाँ या ना। तो फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस, ठीक है ना। फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस, यस और नो। तो आप ऐसे डिटेल नहीं बनाइएगा, आप कैसे समझ में आए सबको कि पहला केस भी के बराबर होगा और दूसरा केस में के तो सेम ही ना होगा, तो के तो जो यहां होगा वही के यहां होगा। तो ये दोनों में के बराबर है, इसलिए दोनों भी आपस में क्या हो गया, बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो आप एग्जाम में कैसे बनाएंगे, ना ऐसे और ना ऐसे। तो आप बनाएंगे कैसे, तो देखिए आज दिखाता हूं। जैसे क्वेश्चन पढ़े कि a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ b, a इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ b, a b के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। जो क्वेश्चन कहा वो लिख दीजिए, यस और नो, ओके ना। अब सोचिए ये जाके गुना हो जाएगा, क्या हो जाएगा a रूट b होगा कि नहीं, ये डिवाइड है जगह क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइड हो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो क्या हो गया a रूट b। तो ऐसे यही पर डायरेक्ट बोल देंगे द फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस, इसी में पुट कर देंगे डायरेक्ट। हम जानते हैं कि ये जाके गुना होगा, उधर में कांस्टेंट आएगा, मतलब a b रूट b जो होगा वो कांस्टेंट के बराबर होगा ना। तो डायरेक्ट हो जाता है कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट हमेशा बराबर ही होगा, तो डायरेक्ट मार देंगे, ये उधर जाएगा, मतलब फर्स्ट केसेस बराबर सेकेंड केसेस, फर्स्ट केसेस बराबर सेकेंड केसेस, यस और नो। फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केस, यस और नो। तो बताइए मुझे कि फर्स्ट केस में वैल्यू क्या कर दिया है 3 रूट 4 12 रूट नहीं मालूम भी है ना। तो ये क्या है 3 और ये है 2, 3 दूनी यहां 12 रूट बी। और भी जल्दी कीजिएगा, हम और थोड़ा स्लो कर रहे हैं, लिख दिए 4 का वैल्यू 2 आ गया, ठीक है ना। 3 दूनी 6 दूनी ये 2 यहां के डिवाइड हो जाएगा ना, तो 1/2 बराबर रूट अंडर b2। तो b2 कितना होगा स्क्वायरिंग बोथ साइड 1 मतलब सेकेंड केस का जो b है वो 1/4 है। सेकेंड केस का b क्या है 1/4 है। सेकेंड केस का b क्या है 1/4 है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो, समझ में आ रहा बच्चा लोग, कोई दिक्कत तक, हाँ बोलिए के क्या हुआ, क्यों बताया सही कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाने के लिए, प्रोपोर्शनल का मतलब समझते हैं, मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहा तो मतलब ये भी बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, और इन्वर्सली में ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, लेकिन एक प्रोपोर्शनल में मतलब उसमें कोई नंबर 4 गुना 5 गुना 6 गुना ऐसे होते जाएगा, समझ रहे ना। तो इसका मतलब ये है कि जब भी प्रोपोर्शनल बचपन से पढ़ते आए होंगे, या बचपन में कोई नहीं पढ़ा बात अलग है, लेकिन पढ़ते तो आए होंगे, कि कोई ऐसा नहीं होगा जो 9th 10th नहीं पढ़ा होगा और ग्रेजुएशन में आ जाए, ऐसा है क्या, नहीं। तो
तो देखिए सुनिए, बिल्कुल आराम समझिएगा कि प्रोपोर्शनल का साइन हटाते हैं तो हम एक कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं। तो कांस्टेंट का प्रयोग कर दिया, ठीक है ना। जो कांस्टेंट का प्रयोग करते हैं, कर दिया ना। तो ये कांस्टेंट जो है, जो पहला केस में होगा वही दूसरे केस में होगा, ठीक है ना। इसलिए हम डायरेक्ट देखते हैं कि ये जब गुना हो जाएगा तो ये किसके बराबर? के बराबर होगा, क्योंकि इसको हटाएंगे तो के लगाएंगे ना। डायरेक्ट मारते हैं कि फर्स्ट केसेस बराबर सेकेंड केसेस, वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ? क्या बना सकते हैं भाई साहब? ओके, एक प्रयास करें, थोड़ा सा बनाइए प्लीज। देवी और सजनों, सबका आया। सबका आ गया? कितना आ गया? आ गया? चले आगे। देखिए, इतना दिमाग नहीं लगाइए। ए बी के क्यूब, क्या बोला? घन के व्युत्क्रमानुपाती है। ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ बी। क्यूब समझते हैं ना? ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके? क्यूब ऑफ बी। समझ में आया सबको? ये लिखने आ रहा सबको? बताइए, सबको आ रहा है? पक्का? तो A इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्यूब ऑफ बी, समझ में आया? ये नीचे वाला गुना हो जाएगा, तो गुना करो। A इंटू B3, A इंटू, और उधर क्या रहेगा? कांस्टेंट, है ना। तो क्या बोलेंगे? पहला केस बराबर दूसरा केसेस, है ना। फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस। समझ में आया? फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस। पहली स्थिति का वैल्यू दूसरे स्थिति के वैल्यू के बराबर होगा। यस अनु? ठीक है। अब वैल्यू पुट करते हैं। बताइए, ए का मान, तो B1 का मान 2 का क्यूब, लिख दो डायरेक्ट 8। यहां पर 2 का क्यूब 8 ही ना होगा, समझ रहे हैं सब लोग ना? कोई दिक्कत नहीं। अब ए का वैल्यू क्या है दूसरे केस में? 8/9, तो इसका वैल्यू हमें निकालना है ना। तो शुरू करें। जाने वालों किसी ने रोका है? 8 से 8 करें, 9 तिहाई, मतलब B2 का क्यूब बराबर 9 तिहाई। कितना हो जाएगा? तो यहां से लगा दीजिए क्यूब रूट। क्या लगा दीजिएगा? तो 27 का क्यूब रूट कितना? 3। या आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 27 मतलब 3 का क्यूब। 27 मतलब, तो 3 से 3 कट गया, पावर कट गया ना 3 से 3, तो B बराबर कितना आ गया? 3। जैसे चाहे वैसे हल करिए। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? सबको समझ में आ रहा है ना? एनी प्रॉब्लम? नो। तो ऐसे करके B2 बराबर 3 आ गया। चलें आगे। सबको समझ में आ रहा है? ठीक है ना भाई? पक्का समझ में आ रहा है? ओके, तो B2 बराबर 3 हो गया। ठीक है ना? कोई पूछना चाहते हैं? कोई भी नहीं भाई साहब?
ठीक है, इसे बनाइए। सोचिए पहले एक बार, 1 मिनट के लिए, 1 मिनट का समय दें, ज़्यादा नहीं, फटाफट तेजी में जरा, 1 मिनट। सबका आ गया? आज ज्यादा बदमाशी हो रहा है नहीं? चलिए ठीक है, क्या आंसर है? चलिए, जिनका नहीं आया वो देखिए ध्यान से प्लीज। हाँ भाई साहब, लड्डू लाने चला गया ना? हाँ ठीक है, तो आप टेंशन मत लो। यहां देखो, क्वेश्चन कहा, आइए समझाता हूं। ए बी के वर्ग के समानुपाती है। नहीं समझे? क्या बोला? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ बी। ए बी के वर्ग के समानुपाती है। बदमाशी बिल्कुल नहीं, ए बी के वर्ग के समानुपाती है। और क्या बोला? इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ, और ए जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसका? स्क्वायर रूट ऑफ सी। समझ में आ रहा है ना? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ बी और ए इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ सी। समझ में आया? कोई दिक्कत तकलीफ? मैं बताऊं, ए बी के वर्ग के समानुपाती है और सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती। यस और नो? किसी को दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? देखिए, आप अलग अलग मत लिखिएगा, आप एग्जाम में डायरेक्ट एक ही में लिखिएगा। मैं समझाने के लिए अलग लिख दिया हूं। डायरेक्टली मतलब सीधा लिखेंगे और इनवर्सली मतलब उल्टा लिखेंगे, ठीक है ना? लेकिन आप ऐसे बिल्कुल मत कीजिएगा। आप डायरेक्ट क्या कीजिएगा? ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ सी। डायरेक्ट ऐसे कर देंगे। समझ में आ रहा है ना? फिर से, ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ बी एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर रूट ऑफ, तो नीचे लिखेंगे। समझ में आया? यस और नो? ओके सर। अब सुनिए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, यहां पर केव नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आप समझदार हो चुके हैं, ठीक है? आइए देखते हैं प्लीज। हम क्या करेंगे, ये कहां जाएगा? सी जाएगा ए के पास, और बी कहां आएगा? बी आ जाएगा नीचे। हाँ या ना? फिर से फिर देखो, यहां देखो, ये हो जाएगा गुना, ए गुने रूट सी, ए गुने, और ये हो जाएगा डिवाइड बी का स्क्वायर। यस नो? ये हो जाएगा गुना और ये हो जाएगा भाग। यस नो? यस सर। ये गुना, ये भाग, और यहां क्या बचेगा? कांस्टेंट। क्या बचेगा? समझ में आ रहा सबको? ये डिवाइड है सो हो जाएगा मल्टीप्लाई, और जो मल्टीप्लाई है क्या हो जाएगा? डिवाइड। उधर क्या बचेगा? कांस्टेंट। क्या बचेगा? तो कांस्टेंट जो बचेगा मेरे भाई, तो हम वही कहेंगे फर्स्ट केसेस में भी के आएगा और सेकंड केस में भी। इसलिए यहीं पर डायरेक्ट बोलेंगे कि फर्स्ट केसेस बराबर सेकंड केसेस, फर्स्ट केसेस बराबर सेकंड केसेस। समझ में आया ना?
कि फर्स्ट केसेस बराबर सेकंड केसेस। समझ में आ रहा सबको? पहली स्थिति जो है दूसरे स्थिति के बराबर होगा। किसी को दिक्कत, किसी को तकलीफ? एकदम नहीं, ठीक है ना। तो फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकंड केसेस। आ रहा समझ में? कोई तकलीफ किसी को है? किसी को भी नहीं ना? चलें आगे। अब वैल्यू पुट कीजिए भाई साहब। ये लिखने आ रहा सबको कि ये गुना हो जाएगा और ये भाग हो जाएगा, ठीक है भाई साहब। अब वैल्यू पुट करें। ए क्या है पहला केस बताइए? ए 1 है। बी क्या है? बी का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर। समझ में आ रहा सबको? और सी क्या है? √4 है। √4 चलिए देता हूं, √4 हटाओ, एक स्टेप बढ़ा देता हूं। फिर सेकंड केस में ए क्या है? ए क्या है? 2 है। और बी क्या है? बी 4 है, तो 4 का स्क्वायर 16। और ये सी हमको निकालना है। समझ में आ रहा सबको देवीर सज्जनों? यस नो? ध्यान सुनिएगा। आए भाई साहब, ठीक है, कटने दो, अच्छा से कटने दो। ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, ए दिया है, बी दिया है, सी। जो जो दिया था उसको हमने लिख दिया। कोई दिक्कत? जो जो दिया था उसको हमने लिख दिया। चलें आगे, काट छाट शुरू करें। 4 चौके, 2 से 2 काट दूं। ये √4 का मतलब क्या है? तो √4 मतलब 2, तो 2 से ये 4 कहां चला जाएगा? तो √C2 बराबर 4 आएगा, ये 4। तो C2 बराबर 4 का स्क्वायर। तो ऐसे करके C2 बराबर 16 आंसर। क्या आपको हार्ड लगा? किसी को लगा हार्ड? बोलिए ना। चलिए, एकदम बढ़िया सा आना चाहिए। देखिए, बहुत सिंपल क्वेश्चन बोला है, इसमें कोई दम नहीं होता। ए इज डायरेक्टली मतलब सीधा, है ना, ऊपर लिख देंगे। इनवर्सली मतलब नीचे, है ना। समानुपाती, एकदम समान रहेगा बिल्कुल। और व्युत्क्रमानुपाती, नाम है ना, व्युत्क्रमानुपाती मतलब उल्टा, ठीक है ना। और नीचे वाला गुना हो जाएगा, ऊपर वाला भाग हो जाएगा। तो फर्स्ट केस बराबर क्या हो जाएगा? सेकंड केसेस। फर्स्ट केस इज इक्वल टू सेकंड केसेस। यस और नो? ओके। अब उसके बाद जो जो वैल्यू दिया है फर्स्ट केस का पुट कर दीजिए, जो जो वैल्यू दिया है सेकंड केस का पुट कर दीजिए, और जिसका वैल्यू निकालना है उसका वैल्यू निकालिए। यस और नो? क्या आप ऐसा बना सकते हैं? पक्का? हाँ भाई, रोहतक, पटना सब बना सकते हैं ना? ठीक है, बहुत अच्छा। तो ये आपके लिए है। जो बनाना है जल्दी बनाइए, फटाफट तेजी में, एकदम तेजी में भाई साहब, एकदम तेजी में। सबका आया। कितना आ गया भाई? प्रयास करिए, हम चाह रहे हैं गलत करिए, कोई दिक्कत नहीं है। हम सिखाने के लिए बैठे हैं भैया जी, लेकिन आप प्रयास तो करिए, दिमाग को सन्नाटा मत करिए। आया सबका?
सबका आ गया ना? कोई दिक्कत तकलीफ? नो। चलें। ए बी के वर्ग के समानुपाती है। ए बी के वर्ग के समानुपाती है और सी के वर्गमूल के व्युत्क्रमानुपाती है। ठीक है ना? A is directly proportional to square of B and inversely proportional to square root of C. A is directly proportional to square of B and inversely proportional square root of C. आ रहा लिखने बच्चा लोग? कोई दिक्कत तो नहीं ना? ओके भाई सब आ रहा है ना आपको? अपना कॉपी में आ रहा है ना? ओके तो नीचे वाला गुना हो जाए करो। A रूट C डिवाइड बाई, तो क्या बोलेंगे? फर्स्ट केसेस इज इक्वल टू सेकेंड केसेस। हाँ या ना में उत्तर। चलिए अब बताइए क्या क्या दिया। पहला केस में क्या है? 2 है। पहला केस में क्या है? A 2 है और B क्या है? B 1 है, तो 1 का स्क्वायर और C क्या है? 9 है। फिर सेकेंड केस में A क्या है? 3 है और B क्या है? 2 का स्क्वायर और C क्या है? निकालना है। ए भाई साहब C क्या है? निकालना है। कोई दिक्कत तो नहीं? तो C का वैल्यू हमें मालूम नहीं है। कोई दिक्कत? अब देखिए यहां तक लिखने जिसको आ गया उसको बनाने आ गया है ना? ये क्या लिखा है? ये रूट 9 का मतलब 3 हुआ ना? रूट 9 क्या होता है? तो ये 3 से 3 कट गया। ये 4 दूनी, ये हो गया स्क्वायर रूट C बराबर 8। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड। C2 बराबर 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, तो ऐसे करके हो गया 64। C2 बराबर 64। यस और नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? सबको समझ में आ रहा है? ठीक है भाई, सब समझ में आ रहा है आपको? कहीं दिक्कत तो नहीं ना? चलिए तो चलें आगे। आ रहा है भाई, आ रहा है। अरे यार जरा सुगंध दिखा दो इसको। आ गया ना भाई साहब? हाँ आ गया, आ गया है। अरे आ गया तो कुछ बोलेंगे तो खराब लगेगा है ना? चलिए ठीक है, पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एक बार पढ़िए सुजना। आज जो है क्वेश्चन क्या बोला बताइए। प्राइस ऑफ गोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। सोने का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। सोने का मूल क्या है? उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। द प्राइस ऑफ गोल्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। कहा कि एक व्यक्ति एक सोने के टुकड़े को टुकड़ा टुकड़ा कर दिया, गुस्सा गया होगा है ना? किस रेशियो में? इन द रेशियो 3:2:1। 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया। ठीक है ना? ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ गोल्ड इन रेशियो 3:2:2, 3:2:1 के अनुपात में तोड़ दिया। ठीक है ना? और जिससे उसे 13,200 रुपए का हानि हो गया। सब मामला बिगाड़ दिया तोड़ के। नहीं, 13,200 रुपए का उसे लॉस हो गया। अरे लड्डू नहीं तोड़ा, सोना तोड़ा है। तो सोने का पहले मूल्य क्या था टूटने से पहले? इनिशियल प्राइस ऑफ गोल्ड है ना? तो आइए मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सब तैयार हैं? एक हम बनाएंगे फिर आप एक बनाइएगा। ठीक है ना? आइए पहले समझते हैं। प्राइस ऑफ गोल्ड, सोने का मूल्य जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? स्क्वायर ऑफ द वेट का स्क्वायर का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। समझ में आ रहा सबको? इसने क्या कहा भाई साहब बताइए? इसने कहा कि सोने का जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है ना? सोने का मूल्य उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। कोई दिक्कत नहीं ना? सोने का मूल्य क्या है? भार के
वर्ग के समानुपाती। इतना समझ में आया सबको? इतना ही समझना है भाई साहब, उसके बाद तो उड़ा देंगे। देखिए मतलब जो देखिए ऐसे जनरल लाइफ में नहीं होता, ये क्वेश्चन में हो रहा है। सोना तोड़ देंगे तो दाम कम नहीं होगा, तोड़ मोड़ के बेचेंगे तो ग्राम से तौल के उतना ही दे देगा पैसा, है ना? मेरे बात समझ रहे हैं ना? हाँ, डायमंड के साथ जरूर होता है। डायमंड का जो है प्राइस उसके साइज पर डिपेंड करता है, जितना बड़ा साइज लेंगे डायमंड उतना ज़्यादा महंगा होता है ना। तो बात ऐसा है, ये आगे आप अपने जीवन में न लें कि सोना टूट जाएगा तो सस्ता हो जाएगा, नहीं, आप तोड़ के भी रख सकते हैं घर में, ठीक है ना। चलिए यहाँ देखिए, तो प्रश्न में कहा कि प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? उसके वेट के स्क्वायर का। ठीक, देखिए यहां पर क्यों नहीं मानते, हम डायरेक्ट सिखाते हैं, ठीक है ना। देखिए डायरेक्ट बताइएगा, वो देख के आ रहा है कि आ गया है कि नहीं, लड्डू आया है कि नहीं। चलिए यहाँ देखिए, आ गया ना, देखा, आ गया है। पढ़ने के बाद ना खाओगे, पहले पढ़ तो लो। देखो जब रुक जाओ क्या हो गया? जब गोल्ड नहीं टूटा होगा तो कंप्लीट जुड़ा होगा, जब गोल्ड नहीं टूटा होगा तो कंप्लीट क्या होगा? देखो अब मुझे तो सख्ती न करने पर मजबूर करें, ठीक है ना, प्यार का माहौल रहने दे, ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना। सख्ती नहीं, आराम से पढ़िए, मजे से पढ़िए। देखिए आइए, तो हमने कहा जब गोल्ड नहीं टूटा था तो कितना था? 3, 2, 5 और 1 6 था। जब गोल्ड नहीं टूटा तो कितना था? वो 6 था, पूरा ज्वाइंट था। 3 ग्राम 2 ग्राम 1 ग्राम टूट गया ना भाई, 3, 2, 1 के रेशियो में। तो जब नहीं टूटा था तो 3, 2, 5 और 1 तो पूरा 6 था। तो वेट के स्क्वायर के अकॉर्डिंग प्राइस है मालूम। तो जब नहीं टूटा होगा तो ज्वाइंट होगा, 6 ग्राम होगा, तो 6 ग्राम के अकॉर्डिंग प्राइस क्या होगा? 6 का स्क्वायर 36 होगा। हाँ या ना उत्तर दीजिए। समझ, यही ने क्वेश्चन कहा कि उसका जो प्राइस है वेट के स्क्वायर है, वेट के। तो जब नहीं टूटा होगा तो सब ज्वाइंट होगा, तो 3, 2, 5 और 1 6 ग्राम का होगा, तो 6 का 36 हो गया। यस और नो? अब टूट गया सोना तो अलग अलग टुकड़े का अलग अलग दाम होगा। समझ में आया? अच्छा, ये टुकड़ा 3 ग्राम का है तो प्राइस 9 होगा, ये 2 ग्राम का है तो 4 होगा, 1 ग्राम का है तो 1 का स्क्वायर होगा। हाँ या ना? अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, प्रश्न में दिया है द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट। जब उस व्यक्ति ने इसको तोड़ दिया अलग अलग 3, 2, 1 के रेशियो में, तो अलग अलग पीस का अलग अलग प्राइस होगा। हाँ या ना? समझ में आ रहा है ना? तो जिसका वेट 3 ग्राम होगा तो उसका प्राइस 9 होगा, जिसका वेट 2 ग्राम होगा तो उसका प्राइस 4 होगा। क्योंकि क्वेश्चन जैसे बोला है वैसे सोचेंगे ना हम लोग, जैसा क्वेश्चन कहा है हमें वैसे ही अप्रोच रखना, ठीक है ना। तो प्राइस क्या है? प्राइस जो है उसके वेट का स्क्वायर है। तब टूट गया तो प्राइस 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1 होगा। तो कितने हो गए प्राइस? 9, 1, 10 और 4 14 हो गया। समझ में आया ना? 3 का स्क्वायर 9, 2 का स्क्वायर 4, 1 का स्क्वायर 1, तो 14 हो गया। हाँ या ना? टूटने से पहले उसका दाम था 36, टूटने के बाद दाम कितना हो गया? अब उससे लॉस कितने का हो गया? 22 का लॉस हो गया। यही तो उसका लॉस है। हाँ या ना में जवाब दीजिए। पहले दाम 36 था, टूटने के बाद 14 हो गया, तो लॉस कितने का हो गया? 22 का। यस और नो? तो 22 का जो लॉस हुआ है, यही 22 का लॉस 13,200 के बराबर है, ठीक है ना। जो 22, समझ में आ रहा सबको ना कि हाँ 22 का लॉस हुआ है, और ये तो रेशियो में 22 है ना, लेकिन रियल में कितना है? 13,200। तो 22 बराबर 13,000। यदि हमसे पूछता कि पहले दाम तो 36, टूटने के बाद का दाम तो 14 निकालते, तो हमसे क्या पूछा है? पहले का, तो 36 निकालेंगे कि 22 बराबर इतना है, तो 36 बराबर कितना होगा? 13,200 डिवाइड बाई 22 गुने 36। अब 22 छक 132 होता ना,
6 काट दो 6 से 600 और 36 6 कितना होता है 216, मतलब टूटने से पहले कितना था ये 21,600 रुपये का था। और जब हमसे पूछा टूटने के बाद तो 14 इक्वल टू निकालते हैं ना, 14 बराबर कितना, समझ में आ रहा सबको। तो जो क्वेश्चन होगा टूटने के पहले टूटने के बाद, ठीक है, सबको समझ में आया, ठीक है। ऑनलाइन बच्चे भी बोल रहे हैं हमें भी चाहिए लड्डू, व्हाट्सअप कर देंगे, व्हाट्सअप टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ देखो भाई साहब, चलिए यहाँ देखते हैं, तो सबको समझ में आ गया ना। 22 लॉस है जो 13,200 के बराबर है, तो 36 बराबर कितना है 21,600, यस और नो। तो क्या आप ऐसा बना सकते हैं भाई साहब, क्या आपको हार्ड लगा? प्राइस जो है वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, बस बता देंगे दाएं दाएं, यस और नो। एक आपके लिए, तुम चुप रहो, बनाओ दीजिए फटाफट। क्या आ गया? देवी और सजनू 28,800, क्या सबका आ गया? ओके, अच्छा लगा कि सब लोगों ने बना लिया, और बहुत लोग बना रहे हैं। अब बनाइए जल्दी, काम नहीं चलेगा ऐसे, ठीक है ना, फिर हीरा भी टूटेगा, है ना, धाए धाए। कब नहाया था? कब नहाया था? ठीक है, 1 महीना से नहीं नहाया है, इसीलिए प्रॉब्लम है। कोई दिक्कत? अच्छा, क्वेश्चन तो ये भी था ना, देखता हूँ कहीं कोई दिक्कत होगा तो क्लास के बाद एक चेक करवा लीजिएगा। देख बता रहा बच्चा कि वहाँ का एसी सही नहीं है, तो एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है। क्लास के बाद बोलिए कि एसी चेक कर लीजिएगा, कूलिंग जो नहीं कर रहा ना सारा एसी चेक कर लीजिएगा, क्यों सब वारंटी में सब है ना। चलिए, ओके भाई साहब। कहा सोने का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती है। द प्राइस ऑफ गोल्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ द वेट। सोने का मूल उसके भार के वर्ग के समानुपाती। प्राइस क्या है? उसके वेट के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल। यस और नो? यस सर, वेरी गुड। कहा एक व्यक्ति सोने के टुकड़े को 3, 4, 5 के अनुपात में तोड़ दिया, ठीक है ना। ए पर्सन ब्रेक अ पीस ऑफ गोल्ड रेशियो 3:4:2। एक व्यक्ति 3, 4, 5 के रेशियो में से तोड़ दिया, ठीक। क्या होता है उसे? 18,800 रुपए का उसे हानि होता है। क्या होता है? 18,800 का हानि। आइए देखते हैं भैया, जब टूटा नहीं था तो सब जुड़ा हुआ था। जब जुड़ा होगा तो वेट कितना होगा? 4, 3, 7 और 5, तो वेट 12 ग्राम होगा, तो उसके अकॉर्डिंग प्राइस 144 होगा, हाँ या ना। जब सोना नहीं टूटा था तो जुड़ा होगा, जब जुड़ा था तो 12 का स्क्वायर 144 प्राइस था। यस और नो? समझ में आ रहा है ना? अच्छा, वेरी गुड। और टूटने के बाद अलग अलग पीस का अलग अलग प्राइस होगा, हाँ या ना।
चलिए कहाँ गया, इस प्राइस का 9, इसका 4 का स्क्वायर 16, इसका 5 का स्क्वायर, तो 9 + 16 25, और 25 25, तो इसका सम 50 हो गया। हाँ या न? पहले दाम था 144, टूटने के बाद हो गया 50, तो लॉस कितने का हुआ? तो हम निकालेंगे लॉस कितने का हुआ, तो कितना आ गया भाई? 94 का लॉस हुआ। समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत तकलीफ किसी को भी? तो 94 का लॉस हुआ, जो 18,800 के बराबर है। ठीक है ना? जो किसके बराबर है बच्चा लोग? 18,800 के बराबर है। समझ में आ रहा है ना? किसके बराबर है? 18,800 के बराबर। ठीक, तो क्या निकालना है? टूटने से मतलब 144 बराबर कितना? तो 18,800 डिवाइड बाई और 144, 2 से कट गया 200, कितना होगा? 2 डबल डबल 0, कितना? 28,000। तो टूटने से पहले 28,800 था, टूटने के बाद निकालने का था तो 50 बराबर कितना? 10,000 हो जाता है ना? है? हाँ, समझ में आया कि नहीं? किसी को दिक्कत? सर 144 के मल्टीपल में, हाँ तो 140 का तो हो गया ना मल्टीपल। देखो 140 बराबर कितना, उसी का मल्टीपल हो गया 28,800। ठीक है ना? तो पहले इतना था, अब इतना, तो लॉस 94 का, लॉस 94 का है, जो इतने रुपए के लॉस के बराबर हो गया। ठीक है ना? तो चले, ओके चले ना, ये लीजिए, फटाफट बनाएंगे प्लीज, फास्ट फास्ट तेजी में। लास्ट ऐसा क्वेश्चन है, एकदम धाए धाए आया सबका। सबका आ गया? बहुत अच्छा। चलिए सबका आया? कितना आ गया? ठीक है, बहुत अच्छा। 1,00,000। हाँ भाई, हीरा है, महंगा तो होगा ही है ना? देखो सबका आ गया। 2,00,000 का नुकसान कर दिया, बताओ जरा। अच्छा, 2,00,000 का आरंभिक मूल्य था, 1,40,000 का नुकसान कर दिया है ना? बहुत दुख है, ये गुस्सा नुकसान दे देता है ना। सबका आ गया? इतना देर बोलते काहे नहीं? आया? आ गया? आइए मैं बना के दिखाऊं। क्या कहा? प्राइस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसका? वेट के स्क्वायर का। प्राइस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? वेट के स्क्वायर का। चलिए अब बताइए, टूटने से पहले सब जुड़ा होगा, तो 4 3 7, अच्छा बहुत 4 टुकड़ा ज्यादा ही घुसा के तोड़ दिया हीरा। 4 3 7 2 9 1, तो 10 जुड़ा था, तो 10 के अकॉर्डिंग कितना प्राइस होगा? 10 के अकॉर्डिंग 100 होगा। ये सुनो, 10 के अकॉर्डिंग प्राइस कितना होगा? 10 के अकॉर्डिंग कितना होगा? 100। यस नो? अब टूट गया
तो प्राइस अलग अलग हो गया, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 1 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 16 4 20 और 10 30। तो लॉस कितने का? 70 का लॉस। पहले 100 था, अब 30, तो 70 का लॉस। कितने का लॉस? तो 70 का लॉस हुआ। लेकिन हमको निकालना क्या है? इस पर दिया है, इस पर दिया कि आरंभिक मूल्य 2 लाख है। क्या है मतलब? ये कौन सा मूल्य है? 100 बराबर 2 लाख है। समझ में आया ना? इस पर आरंभिक मूल्य दिया हुआ है, ठीक है ना? तो बोलेंगे 100 बराबर 2 लाख, ठीक है ना? तो लॉस कितने का हुआ? उससे लॉस इस बार निकालना है, तो बोलेंगे 70 बराबर कितना? तो 2 लाख डिवाइड बाई 100 गुने 2 जीरो कट गया, 1,40,000, 1,40,000। यस सर नो? समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम। तो ये नर्सरी से भी नीचे लेवल का। यस सर नो? क्या बना सकते हैं? एनी प्रॉब्लम? नो। चले आगे। छाप लिए सब लोग? छापिए ना। तो देखिए अभी जो है ये टाइप 1 2 3 4, ये चारों लगातार है। चारों टाइप हम समझाएंगे। एक क्वेश्चन अभी रुको, लड्डू खिलाएंगे हम। एक टाइप हम करेंगे इसको, और इस चारों टाइप हमें एक साथ समझाना पड़ेगा। लास्ट में समझाने में आप उठा बैठक करने लगेंगे। देखिए इसको देखते हैं पहले, प्लीज फटाफट तेजी में देखिएगा। सब लोग तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हो जाइए सब लोग। चला जाए। पहले ये कर दो, 4 क्वेश्चन लगातार है, वो छोड़ दिया हूं, ठीक है ना? मुझे ध्यान रहेगा। इसे पढ़िए जरा। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल, कॉस्ट का मतलब हो गया कि रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस, कच्चा माल और मजदूरी दोनों को मिलाकर, ठीक है ना? क्या हुआ? वेरी गुड, पढ़ लिए ये ना? चलिए, तो रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस है ना, दोनों को मिलाकर कॉस्ट हुआ। कॉस्ट कैसे हुआ? जैसे कोई प्रोडक्शन करता है, जैसे हम कलम बनाए, तो कलम बनाने में जो रॉ मटेरियल लगा, प्लास्टिक वगैरह यूज हुआ, तो ये रॉ मटेरियल हो गया। और बनाने वाला कारीगर जो काम किया, उसका जो वेजेस होगा, मजदूरी हो जाएगा, है ना? तो दोनों को मिलाएंगे तो हमारा क्या निकलेगा? कॉस्ट आ जाएगा कि इसका क्या कॉस्ट पड़ गया। समझ में आ रहा है सबको ना? तो यहां पर लिखा है साफ साफ कि किसी वस्तु का लागत, मतलब कच्चा माल और मजदूरी दोनों को मिलाकर लागत कहलाया। लागत कैसे कहलाएगा? लागत कैसे कहलाएगा भाई? दोनों को मिलाकर, दोनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? लागत बन जाएगी। यस और नो? यस, दोनों को मिला दीजिए, लागत बन गया। कच्चे माल के लागत, ध्यान रखिए प्लीज। क्या बोला कि किसी वस्तु का लागत कच्चे माल के लागत का 4 गुना था। पढ़ पा रहे हैं सही से? कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल was the 4 times of the value of the raw materials। मतलब जितने का रॉ मटेरियल लगा था ना, उसका क्या था? वो 4 गुना था। क्या? टोटल कॉस्ट। आइए, टोटल कॉस्ट, टोटल जो कॉस्ट आया, जिसमें 2 चीजें हैं। क्या क्या हैं? रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस, ठीक है ना? आप समझ पा रहे हैं ना? पूरा लिख दूं? हाँ, रॉ मटेरियल्स प्लस में वेजेस, रॉ मटेरियल्स प्लस, हाँ वेजेस मान लीजिए, दोनों मिलाकर वो कितना गुना है? किसका? रॉ मटेरियल्स का, यही ना? 4 गुना है। यहीं पर समझना है मेरे भाई। टोटल कॉस्ट जो है, समझिएगा, कॉस्ट जो आया है वो 4 गुना है रॉ मटेरियल्स का। यस नो? समझ में आ रहा सबको? क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िएगा, समझिएगा, मेन समझना है क्वेश्चन को। समझ पा रहे हैं सब लोग? क्या बोला मैंने? कॉस्ट इज द 4 टाइम्स ऑफ द वेजेस, सॉरी रॉ मटेरियल्स, है ना? कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल्स का 4 गुना है। जो लागत है
वो कच्चा माल के लागत का 4 गुना है। जो टोटल लागत, कुल लागत जो है वो कच्चा माल के लागत का 4 गुना है। अब सुनिए ध्यान से प्लीज। तो ये इधर आ गया तो रेशियो निकल गया कॉस्ट का और रॉ मटेरियल का, कॉस्ट का और रॉ मटेरियल 4:1। सबको समझ में आ रहा है ना? मतलब ये है कि रॉ मटेरियल 1 रुपये का है, रॉ मटेरियल, तो टोटल कॉस्ट 4 रुपये का हुआ। यस और नो? रॉ मटेरियल 1 रुपये का हुआ तो टोटल कॉस्ट कितना है? 4 है। तो टोटल कॉस्ट में तो दोनों चीज शामिल है ना। तो रॉ मटेरियल 1 रुपये का आता है तो मजदूरी 3 रुपये का हुआ। ना समझे? अरे आंखें खोल के देखो, बंद करके नहीं दिखता। कॉस्ट जो है वो रॉ मटेरियल का 4 गुना है। ध्यान सुनना मेरे बात को। रॉ मटेरियल 1 रुपये का है तो कॉस्ट क्या है? 4 रुपया है। मतलब टोटल कॉस्ट कितना है? 4। तो कॉस्ट किससे बना है? रॉ मटेरियल एंड द वेजेस, मजदूरी से बना है। तो रॉ मटेरियल ऑलरेडी यहां 1 दिखा रहा है तो यहां भी तो 1 ही ना होगा। तो यहां 1 है तो यहां भी टोटल जोड़ के 4 आया है, ये 1 है तो ये क्या है? तो मजदूरी 3 रुपया हुआ। समझ में? मजदूरी कितना है? मजदूरी कितना है? मजदूरी कितना है? समझ में आया? तो मजदूरी 3 रुपये का हुआ। समझ में आ रहा है ना? मैं फिर से बोलूं, या आ गया कि कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल का 4 गुना है। रॉ मटेरियल 1 रुपये का है तो कॉस्ट 4 रुपये का है। टोटल कॉस्ट 4 रुपये का है जो दोनों मिलाकर बना है। रॉ मटेरियल ऑलरेडी 1 रुपया हो गया तो वेजेस कितना होगा? 3 रुपया होगा। यस और समझ में आया? एनी प्रॉब्लम? नो। सभी भाई बंधु यहां तक कोई कंफ्यूजन बोल दो, फिर आगे उड़ाना है धाए धाए। बताइए कोई दिक्कत यहां तक? नो। पढ़िए क्वेश्चन क्या बोला, आगे पढ़िए। कच्चे माल की लागत 2:3 में बढ़ जाता है और मजदूरी 3:4 के अनुपात में बढ़ जाता है। ठीक है ना? दोनों बढ़ गया। ओ माय गॉड, बहुत दुख की बात है। कच्चे माल रॉ मटेरियल्स किस रेशियो में बढ़ गया? 2:3। और जो वेजेस है, मजदूरी जो है वो किस रेशियो में बढ़ा? 3:4। बहुत महंगाई बढ़ गया भाई, 3:4 हो गया। 3:4, 3:4 बढ़ गया। यदि वर्तमान आरंभिक कुल लागत 6,000 रुपया है तो वर्तमान कुल लागत निकालना है। ठीक है ना? यही कहा ना कि इनिशियल कॉस्ट ऑफ एन आर्टिकल इज 6,000 तो फाइंड द प्रेजेंट कॉस्ट। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? बनाने की प्रक्रिया आरंभ करें। ये समझ में आया? ये भी आ गया। ओके, अब सुनिए, पहले का कॉस्ट कितना था? तो हम बोल सकते हैं कि 4 बराबर 6,000। यस नो? अब बोलते क्यों नहीं? यस नो? क्या ये 6,000 4 के बराबर हुआ क्यों नहीं? तो 1 बराबर 15 चौके 60, 1500 हुआ क्यों नहीं? बोलते क्यों नहीं है? बोलते क्यों नहीं है? बोल दिया। समझ में आया? फिर से टोटल कॉस्ट पहले क्या था? 4। तो 4 बराबर दिया है 4,000, तो 1 बराबर 1500, मतलब 1 का मतलब 1500, मतलब रॉ मटेरियल पहले 1500 रुपये का था तो 3 बराबर 4500, वेजेस 4500 का था। हाँ या न? सभी समझ पाए? फिर से बताओ, टोटल कॉस्ट 4 है जो 6,000 के बराबर है तो 1 बराबर 1500, 1 बराबर 4 बराबर 6,000 तो 1 बराबर 1500। यस और नो? तो 1 बराबर 1500 तो 3 बराबर 15 4500, मतलब पहले रॉ मटेरियल इनिशियली आरंभ में इनिशियल केसेस में रॉ मटेरियल 1500 रुपये का था तो मजदूरी 4500 का था। अब यहां जाइए, यहां तक क्लियर हो गया? किसी को दिक्कत? अब इसने क्या बोला? रॉ मटेरियल बढ़ गया 2:3 के रेशियो में। कैसे बढ़ गया? 2:3 के रेशियो में। मतलब पहले क्या था?
2:3 के रेशियो में बढ़ने का मीनिंग क्या है? 2:3 के रेशियो में बढ़ने का मीनिंग क्या है? पहले क्या था और अब क्या हो गया? तो पहले यहां 1500 था, है ना? अच्छा, वेजेस मजदूरी पहले 3 था, जो किसके बराबर हो गया? क्योंकि यहां निकल गया ना पैसा 4500, तो यहां भी 3 बराबर क्या लिख देंगे? 4500। हाँ या ना? तो 2 बराबर 4500, तो 1 बराबर 750। 2 का वैल्यू 1500 है, तो 1 का वैल्यू कितना होगा? 1 मतलब 750, तो 3 मतलब 3 से गुना कर दीजिए ना, 2250। 3 बराबर 4500, 15 चौके 60, तो 4 बराबर कितना आ जाएगा? बना कर दिखाऊं? 3 बराबर 45। अब तो बड़े हो गए यार आप लोग, तो 1 बराबर 3 से भाग देंगे, 1500 आएगा। तो 1 बराबर 1500, तो 4 बराबर 60, 6000। हाँ, वीडियो रुक गई, कोई बात नहीं, चालू कर लीजिए। ये समझ में आए सबको? कोई दिक्कत तो नहीं ना? यहां पर देखो ना, 2:3 के रेशियो में बढ़ गया, इसका मतलब होता है कि पहले 2 था, अब कितना हो गया? पहले क्या था, अब कितना हो गया? 3। समझ में आया? तो पहले 2 था, तो पहले यहां कितना था? 1500। आप समझ रहे हैं ना? पहले 1500 था रॉ मटेरियल, तो 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750। चालू हो गया? चालू हो गया ना? हाँ, ध्यान रखिएगा, 1 बराबर दिया 1500, तो ये 1500 तो हो गया ना। अब एक भूल जाइए, अब यहां देखिए रॉ मटेरियल 1500 का है, लेकिन यहां दिया कितना है? 2 दिया है, तो बोलेंगे 2 बराबर 1500, तो 1 बराबर 750। तो 3 बराबर करेंगे तो 3 से गुना कर देंगे, 2250 आ जाएगा। 3 बराबर आया है 4500, तो 1 बराबर 1500, तो 4 बराबर 4 से गुना कर देंगे, 6000। हाँ या ना? तो यहाँ 2250, यहाँ 6000, तो टोटल कितना हो गया? तो टोटल कॉस्ट वर्तमान में क्या है? तो जोड़ दीजिए 8250। नहीं समझ में आई बातें? बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई साहब, बहुत इजी भी है ना? पहले था इतना, तो अब हो गया इतना। देखो जी, टोटल कॉस्ट किसको किसको मिला के बना है? रॉ मटेरियल एंड द वेजेस। रॉ मटेरियल 2250 का हो गया और मजदूरी 6000 का हो गया, तो टोटल कॉस्ट 8250। कोई दिक्कत आ रहा भाई? पक्का? तो एक ऐसा ही सेम दिया हूं, बना के दिखा दो फटाफट। एकदम धाए धाए बनाइएगा, एकदम तेजी में, फास्ट फास्ट। धाए धाए। क्या हो गया? यादी मानव हो गया है? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई बात नहीं। यदि ऐप पे था तो जो फिर से वीडियो लोड कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, डाल दीजिएगा वीडियो, नो प्रॉब्लम। क्लास रुक रही है
तो जो ऐप बच्चे क्लास ले रहे हैं वो क्लास के बाद आप हमें ये नया वीडियो डाल देंगे, देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए, ये सब का आंसर आया। देखिए, कॉस्ट जो है वो दो चीज से मिलकर बना है, रॉ मटेरियल्स एंड वेजेस। और ये जो कॉस्ट है वो किसका, रॉ मटेरियल्स का कितना गुना है, 3 गुना था। ए भाई समझ में आया, कॉस्ट जो है वो क्या है, रॉ मटेरियल्स का 3 टाइम्स है, 3:1 है। कोई दिक्कत तकलीफ, समझ में आ रहा है। कॉस्ट जो है, ध्यान रखिएगा, कॉस्ट जो है रॉ मटेरियल्स का 3 गुना था, ठीक है ना। समझ में आ रहा सबको। कॉस्ट जो है दो चीज से मिलकर बना है, रॉ मटेरियल एंड वेजेस, दो से मिलकर बना है। तो रॉ मटेरियल कितना आ चुका है, टोटल कॉस्ट है 3 रुपया। क्या है बताओ, टोटल कॉस्ट है 3 रुपया और रॉ मटेरियल कितने का है, तो रॉ मटेरियल 1 का है, तो मजदूरी कितने का हुआ, दोनों मिलाकर 3 होना चाहिए थी, 2 का हुआ ना, दोनों मिलाकर 3 होना चाहिए। तो ये 1 है तो ये क्या होगा, 2। यहाँ 1 है तो ये 1 है तो ये 2 होगा, हाँ या ना। वो 1 है तो ये 2 होगा। समझ में आया, कोई दिक्कत तकलीफ। अब बताइए फटाफट क्या बोला, पढ़िए पढ़िए। रॉ मटेरियल में क्या हो गया, 3 के 7 के रेशियो में बढ़ गया, और जो वेजेस है मजदूरी वो क्या हुआ, 4:9 के रेशियो, 4:4:9, 4:9 का रेशियो हो गया। क्या हो गया भाई साहब, 4:9 का रेशियो। कोई दिक्कत, कोई तकलीफ, नो। अब सुनिए, पहले का आरंभिक लागत कितना था, मतलब पहले 1800 रुपए का लागत था, जो किसके बराबर है, तो 1 बराबर कितना आ गया, 3 बराबर 1800, तो 1 बराबर 600, हाँ या ना। यहां पर टोटल लागत 3 है जो 1800 के बराबर हुआ, तो 1 बराबर 600, तो 1 बराबर 600, तो 2 बराबर, मतलब पहले रॉ मटेरियल 600 रुपए का था और मजदूरी 1200 रुपए का था, हाँ या ना। समझ में आ रहा ना, 1 बराबर 600 तो 2 बराबर 1200, यस और नो। समझ में आ रहा ना। अब आ जाइए, शुरू हो जाइए। रॉ मटेरियल 3:7 के समय बढ़ गया, मतलब 3 बराबर कितना दिया है, देखो कितना दिया, 3 बराबर, ये डबल है क्या, तो ये 7 दूनी 1400 हो जाएगा। 3 बराबर 600 तो 7 बराबर 1400। अच्छा, मजदूरी कितना था पहले, मतलब 4 बराबर कितना दिया है, कितना करना, 4 तिहाई तो 9 तिहाई। ये सबको समझ में आता है ना, अब डायरेक्ट समझ आता होगा ना, कि 3 दूनी 6 तो 7 दूनी 14, 4 तिहाई 12 तो 9 तिहाई 27, टोटल कितना हो जाएगा, 7 4 11, 41। तो अब का जो टोटल कॉस्ट हो गया, टोटल कॉस्ट एकदम, भाई रुकिए ना, अभी प्रेजेंट में कितना रुपया है, 4100 रुपया है। क्या सबको समझ में आया, ठीक है ना। हाँ, तो लड्डू खा के जाइएगा, ठीक है ना, ऐसे नहीं जाइएगा, ठीक है, ओके। कल मिलते हैं हम लोग, आज के लिए इतना ही। अब एक को तुम 2 बनाओ चाहे 4 बनाओ